मिला टाइम्स में खुशामदीद। 18वें लोकसभा के पार्लियामेंट की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि 2024 में जो चुनाव हुआ है और जो सरकार बनी है, तो पार्लियामेंट की पहली कार्रवाई आज 24 जून को शुरू हुई है। और जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होती है तो शुरू के 2 दिनों में जितने एमपीज़ चुनकर आते हैं वो सब शपथ लेते हैं, हलफ लेते हैं। उसके बाद फिर स्पीकर का चुनाव होता है और पार्लियामेंट की बाज़ाब्ता कार्रवाई चलनी शुरू हो जाती है। अपोजिशन के नज़रिए से देखा जाए तो उनका कहना है कि आज का दिन बहुत बेहतर रहा, तारीख के औराक में लिखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2014 और 2019 में जो सरकार बनी थी तो उसमें अपोजिशन के मेंबर्स काफ़ी कम थे। बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी थी और उसमें अपोजिशन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। आज जो कुछ संसद में हुआ उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। और जो सबसे अनोखी चीज़ आज संसद में देखने में आई वो ये कि इंडिया ब्लॉक के सारे एमपीज़ इकट्ठे थे, सब मुत्तहिद नजर आए, सारे लीडर्स एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए और सभी इंडिया ब्लॉक के एमपी संसद में कॉन्स्टिट्यूशन की या कह लीजिए आईन की कॉपी लेकर के गए थे। उन सब ने अपने हाथों में आईन को रखा हुआ था। इसके साथ उन सब ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पार्लियामेंट के बाहर इंडिया ब्लॉक के सारे एमपीज़ ने एहतजाज किया और यही नारा लगाया कि हम आईन को बचाएंगे, हम कानून की रक्षा करेंगे। अब सुन सकते हैं कि किस तरह इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अरे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपने देखा इनका प्रोटेस्ट है और प्रोटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, महुआ मोइत्रा है और जितने बड़े बड़े लीडर्स हो सकते हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के या दूसरे, सब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और सीन लोगों को देखने को मिला कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के तमाम एमपीज़ के साथ संसद में दाखिल हुए और उनके हाथों में आईन की किताब थी। अखिलेश यादव का जिक्र इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त समाजवादी पार्टी है, जिसको लीड अखिलेश यादव कर रहे हैं, या कह लीजिए बीजेपी पहली बड़ी पार्टी है, दूसरी कांग्रेस और तीसरी समाजवादी पार्टी है। इसलिए अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ एक साथ पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं और आईन को इन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है। इसके अलावा जितने दूसरे एमपीज़ थे उन सब ने अपने हाथों में आईन को उठा कर रखा। यही नहीं, जब पीएम मोदी हलफ लेने के लिए गए, उनका नाम पुकारा गया तो राहुल गांधी ने और अपोजिशन के दूसरे नेताओं ने उनको आईन दिखाया। कांग्रेस ने इस वीडियो को अलग से ट्वीट किया है अपने हैंडल पर और दिखाया कि एक तरफ मोदी जा रहे हैं, वो शपथ ले रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी उनको आईन की किताब दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत की तो उसमें उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि संसद अच्छी तरह चले, देश के मुद्दों पर बातचीत हो, आवाम के लिए कामकाज हो। उन्होंने आईन का भी जिक्र किया और कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष के सिलसिले में बात करते हुए कहा कि देश एक मजबूत विपक्ष की उम्मीद रखता है, विपक्ष मजबूत है तो विपक्ष को चाहिए कि विपक्ष का अपोजिशन का किरदार अदा करे, वो हंगामा ना करे, वो चिल्लाए ना, वो देश का माहौल ख़राब ना करे। इसके अलावा संसद में एक और चीज़ अहम यह हुई या उसूल यह है कि संसद की बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू होने से पहले या जब संसद शुरू होता है तो स्पीकर की जिम्मेदारी होती है संसद को चलाना, लेकिन स्पीकर के मुंतखब होने से पहले प्रोटेम स्पीकर को मुंतखब किया जाता है, जो आर्जी तौर पर स्पीकर की जिम्मेदारी अदा करता है, जो हलफ दिलाने में नुमाया रोल निभाता है। और ये जो सरकार होती है वही तय करती है कि किसको बनाना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नाम पेश किया जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हलफ दिलाती है प्रोटेम स्पीकर को कि वो आर्जी स्पीकर की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब उसूल यह है या ज़ाब्ता यह है कि जो एमपी सबसे ज़्यादा सीनियर होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है उनकी सीनियरिटी की बुनियाद पर। अब बीजेपी ने अपने ही एक सांसद को बना दिया जो 7 मरतबा जीते हुए हैं और एक ऐसे सांसद को नहीं बनाया जो 8 मरतबा के जीते हुए हैं, जबकि वो ज़्यादा हकदार हैं। बीजेपी के एक एमपी है जो बैजू जनता दल यूनाइटेड में पहले थे, ओडिशा से आते हैं,
बी मेहताब, उनको इन्होंने प्रोटेम स्पीकर बना दिया क्योंकि ये 7 मरतबा लगातार चुनाव जीते हुए हैं। कांग्रेस के एमपी है केरल से आते हैं के सुरेश, इन्होंने कहा कि मैं 8 मरतबा जीता हुआ हूं और मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूं प्रोटेम स्पीकर बनने का, लेकिन बीजेपी ने मेरा नाम पेश नहीं किया महज इस वजह से कि मैं अपोजिशन से आता हूं, जबकि उसूल के मुताबिक, ज़ाब्ता के मुताबिक मैं इस ओहदा का ज़्यादा हकदार हूं। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस के जो नेता है के सुरेश, जो एमपी है 8 मरतबा के जीते हुए ज़रूर हैं, लेकिन कंटिन्यू लगातार उन्होंने 8 मरतबा जीत हासिल नहीं की है, बल्कि बीच में 2 मरतबा वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, जबकि जिनको 7 मरतबा जीते हुए होने की वजह से प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, उन्होंने लगातार 7 मरतबा चुनाव जीता है, तो ये ज़्यादा हकदार है। तो इस तरह किरण रिजिजू ने ये जवाब दिया। कांग्रेस ने भी ज़्यादा इसको मुद्दा नहीं बनाया, सिर्फ के सुरेश का ही इस पर ट्वीट सामने आया, दूसरे लोगों ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा। एक और अहम बात पार्लियामेंट में आज ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और नीट के पेपर लीक हुए हैं, दूसरे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, पूरे देश में इस पर एहतजाज हो रहा है, अदालतों में मामला चल रहा है, वो जब अपना शपथ लेने के लिए पहुँचते हैं तो पूरे संसद में हंगामा होता है। नीट नीट यानी वो एक तरफ हलफ ले रहे थे, दूसरी तरफ नीट नीट के नारे लगाए जा रहे थे। कांग्रेस ने भी इस वीडियो को अलग से ट्वीट किया और कहा कि आज हमें गर्व है कि जब वो एग्ज़ाम जब वो शपथ ले रहे थे तब पूरे संसद में नीट नीट के नारे लग रहे थे। अपोजिशन में इंडिया ब्लॉक में या कह लीजिए कांग्रेस में जश्न है, खुशी है, इन सब का यही कहना है कि अपोजिशन इस मरतबा मजबूत है और पहले की तरह मनमानी करने नहीं दी जाएगी। पिछले दिनों में सरकार जब चाहती थी 150 एमपीज़ को बाहर डाल देती थी, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था, या मर्जी या मनमानी करके आईन के खिलाफ जाकर के कानून पास किए जाते थे। लोकसभा के बजाय कभी राज्यसभा में कानून को पहले पास कर लिया जाता था, जिस तरह आर्टिकल 370 को हटाने के लिए बीजेपी ने अगस्त 2019 में किया था। इस मरतबा अपोजिशन का कहना है कि मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। अब एक अहम मामला होगा 26 जून को कि स्पीकर कौन बनेगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का स्पीकर के इंतखाब में कुछ अड़चन डालेंगे या नहीं होगा, बीजेपी की क्या हिकमत अमली होगी, अभी तक चीज़ें साफ नहीं हो पाई है। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लगातार इसी तरह का स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि वो अपना ही स्पीकर चाहते हैं। तो स्पीकर कौन होगा बहुत अहम होगा। क्या सरकार गिर पाएगी या नहीं, या चल पाएगी? हालांकि सरकार गिरने के अब चांसेस नहीं है, बीजेपी इसको कंटिन्यू करेगी। फिलहाल आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि स्पीकर के मामले पर भी चंद्रबाबू नायडू समझौता कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने देश के लिए अपने प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। यही कुछ नीतीश कुमार की मांग है। तो हो सकता है कि बीजेपी इन सबको मना ले, किसी चीज़ पर समझौता हो जाए। बहरहाल आज के दिन को अपोजिशन ने बेहतर बताया, उनके लिए अच्छा रहा। आपको कैसा लगा आज का दिन? अगर आपने देखा, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी। यहाँ ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़।